टिल कोरोना, घर पे फ्री पढ़ो ना। तो आज से आप मेरी बैलेंस शीट, आज से हम स्टार्ट अपना करने जा रहे हैं बैलेंस शीट पार्ट। बैलेंस शीट पार्ट क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने देखा था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट। मैंने आपको पढ़ाया था बेटा कंपनी में, कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट्स में पहला आता है बैलेंस शीट, दूसरा क्या आता है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हालांकि अपन ने लास्ट अपने वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस को पहले कवर किया था। आज स्टार्ट करते हैं बेटा बैलेंस शीट। कंपनी अपने अकाउंट्स किस में बनाती है बेटा? कंपनी अपने अकाउंट्स बनाती है पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी के अकाउंट्स बेटा किस में बनाए जाते हैं? कंपनी के अकाउंट्स बनाए जाते हैं पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस में बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते थे, याद करो बेटा किस में बनाते थे? पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, बट बैलेंस शीट विल बी प्रिपेयर एज पर द पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। बेटा कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैलेंस शीट याद करो, हमने बेटा 11th में बैलेंस शीट बनाई थी। जब हमने बेटा 11th में बैलेंस शीट बनाई थी तो 11th में हमने जो बैलेंस शीट बनाई थी, याद करो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बनाई थी। कौन से फॉर्मेट में बनाई थी? हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बनाई थी। कुछ ऐसे ही बनाया था बेटा हमने हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। यस बिल्कुल ऐसे ही बनाया था। याद करो सबसे पहले हमारा क्या आता था? ये हमारी थी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को हम लोगों ने किस में कवर किया था? बैलेंस शीट को हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में हम कवर करते थे। यहाँ आती थी हमारी लाइबिलिटी, ये आता था हमारा अमाउंट, ये आता था एसेट और ये आता था आपका अमाउंट। ठीक, लाइबिलिटी में हमारे कितने पार्ट थे? एक लाइबिलिटी में हमारा कैपिटल एंड लाइबिलिटी था और एसेट्स में हमारा क्या आता था बेटा? फिक्स एसेट्स और करंट एसेट। बेटा ये वाली बैलेंस शीट और ऑप्ट की जाती है। दिस बैलेंस शीट विल बी ऑप्टेड बाय द सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप फर्म। ठीक, ये बैलेंस शीट ऑप्ट कंपनी नहीं कर सकती। कंपनी बोलती है मैं अपनी बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में नहीं बनाऊंगी, मैं अपनी बैलेंस शीट कौन से फॉर्म में बनाऊंगी? वर्टिकल फॉर्मेट में बनाऊंगी। कौन से फॉर्मेट में बनाऊंगी बेटा? वर्टिकल फॉर्मेट में बनाऊंगी। आप ये देख सकते हो स्क्रीन पर कि ये हमारी कंपनी की टाटा की, बिरला की, ये फॉर्मेट में टाटा बिरला बैलेंस शीट बनाते हैं। टाटा बिरला मतलब सारी कंपनी अपनी बैलेंस शीट इस फॉर्मेट में बनाती है। और जबकि सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म अपनी बैलेंस शीट कौन से फॉर्मेट में बनाते हैं बेटा? बैलेंस शीट को हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बनाते हैं। जबकि कंपनियां अपनी बैलेंस शीट को कौन से फॉर्मेट में बनाती है बेटा? वर्टिकल फॉर्मेट में बनाती है। कौन से फॉर्मेट में बनाती है डियर? वर्टिकल फॉर्मेट में बना। क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, याद है आपको? 11th क्लास में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी। याद करो अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने पढ़ा था कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू क्या होता है? एसेट। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट होता है। बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट कुछ भी नहीं। बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटी एंड एसेट्स। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू व्हाट? एसेट। ठीक, बस वही है। कंपनी का फॉर्मेट भी वही है। कंसेप्चुअल नॉलेज हमारा कोई चेंज नहीं होगा, बस आपका कंपनी में फॉर्मेट चेंज होगा। हॉरिजॉन्टल फॉर्म की जगह, फॉर्मेट की जगह हमारा कौन सा फॉर्मेट आएगा? वर्टिकल फॉर्मेट। बेटा मैं आज आपको याद करने के तरीके सिखाऊंगी, फिर मैं आपको पूरी ड्राफ्टिंग कराना सिखाऊंगी। क्योंकि ड्राफ्टिंग में बेटो हमें रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं करना है। कंपनी की बैलेंस शीट आज से लेके आपको पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हर जगह काम में आने वाली है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में, कॉमन साइज स्टेटमेंट में, आपके रेशियो एनालिसिस में, कैश फ्लो में, हर जगह काम आने वाली है। इसीलिए बेटा हम इसको रटेंगे नहीं, हम इसको प्रॉपर पहले समझेंगे। हम इसको आइटम बाय आइटम समझने के बाद फिर उसकी पूरी ड्राफ्टिंग करेंगे। अभी हम रफ वर्क करेंगे, देन फिर हम उसकी पूरी ड्राफ्टिंग करेंगे। लेकिन आप बोलोगे मैडम सीधे फेयर वर्क का? नहीं बेटा, समझने के लिए रफ वर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं बेटा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जैसा कि आपको मालूम था, याद करो हमारी 11th की जब हम बैलेंस शीट बनाते थे तो एक कैपिटल लिखते थे और लाइबिलिटी। कैपिटल इक्वल टू लाइबिलिटी इक्वल टू क्या होता था बेटा? हमारा टोटल एसेट्स होता था। तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स होता था। कंपनी भी बोलती है बैलेंस शीट में यही चीजें होती हैं। कंपनी बोलती है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। कंपनी बोलती है कि मैं अपनी कैपिटल को नाम देती हूँ, कैपिटल नहीं, मैं अपनी कैपिटल को नाम क्या दूंगी? इक्विटी। कंपनी बोलती है मैं अपनी कैपिटल को नाम दूंगी
इक्विटी, तो बस कैपिटल की जगह आएगा बेटा क्या, इक्विटी, इक्विटी प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स, इक्विटी प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। अब बेटा कंपनी की बैलेंस शीट को याद करने का सबसे अच्छा तरीका, कंपनी कहती है मैंने अपनी बैलेंस शीट को दो दो पार्ट में बांट दिया, दो दो पार्ट में बांट दिया। जैसे बैलेंस शीट के दो पार्ट होंगे, पहला पार्ट क्या है हमारा, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, पहला पार्ट क्या है हमारा, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, और दूसरा पार्ट क्या है हमारा, एसेट, दूसरा पार्ट है हमारा एसेट। पहला पार्ट हमारा था इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ये देखो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, पहला पार्ट है बेटा हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटी, और दूसरा पार्ट क्या है हमारा, एसेट्स। अब कंपनी कहती है कि भैया हर जगह पे मैं आपको दो दो पार्ट दूं, दो दो पार्ट बटेंगे, 2 मिनट में बैलेंस शीट आपको याद हो जाएगी। बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट इज द कंटेंट ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी इक्वलेंट टू एसेट्स, यही कुछ करते थे, इक्विटी एंड लाइबिलिटी इक्वलेंट टू क्या करते थे बेटा, एसेट्स। अब सुनो ध्यान से, इक्विटी, इक्विटी, इक्विटी मतलब कैपिटल, बेटा कंपनी बोलती है हमने इक्विटी को दो पार्ट कर दिए, लाइबिलिटी के मैंने दो पार्ट कर दिए। कंपनी कहती है मैं इक्विटी के दो पार्ट करूंगी और लाइबिलिटी के भी बेटा कितने पार्ट करूंगी, दो पार्ट करूंगी। इक्विटी कुछ नहीं है, इक्विटी मतलब कैपिटल, कैपिटल मतलब क्या होता है, ओनर फंड, कैपिटल मतलब क्या होता है, ऑनर फंड, एग्जैक्टली इक्विटी का मतलब ही ऑनर फंड होता है। लेकिन कंपनी ने इक्विटी को दो पार्ट में बांट दिया। कंपनी ने कहा इक्विटी का पहला पार्ट है मेरा शेयर होल्डर फंड, इक्विटी का पहला पार्ट मेरा कौन सा है बेटा, शेयर होल्डर फंड, इक्विटी का पहला पार्ट मेरा कौन सा है, शेयर होल्डर फंड, और दूसरा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। बैलेंस शीट के दो पार्ट है, कौन सा पार्ट है, पहला पार्ट है शेयर होल्डर फंड और दूसरा पार्ट है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग क्या है बेटा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। कंपनी कहती है ऑनर जो भी पैसा लगाएगा, मालिक जो भी पैसा लगाएगा कंपनी में, कंपनी के मालिकों को कहा जाता है ऑनर की जगह मेंबर और शेयर होल्डर। शेयर होल्डर जो भी पैसा लगाएगा कंपनी में, वो कंपनी क्या करेगी, उसे कहती है कंपनी कैपिटल की जगह शेयर कैपिटल। याद करो प्रोप्राइटरशिप में अगर हम कैपिटल लगाते थे तो हम उसे कैपिटल कहते थे, लेकिन यहाँ अगर मालिक कुछ भी पैसा लगाता है तो हम उसे क्या कहेंगे बेटा, शेयर कैपिटल। तो बेटा इक्विटी के दो पार्ट हमने पढ़े, शेयर होल्डर फंड और दूसरा हमने क्या पढ़ा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब सुनो शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में डियर पहला बोला गया क्या आता है, शेयर कैपिटल, पहला क्या आता है, शेयर कैपिटल। ऑनर जो पैसा लगाएगा उसको हम क्या कहेंगे, शेयर कैपिटल। याद करो हम लोग 11th में एक काम करते थे, कंपनी को अगर प्रोप्राइटर को अगर प्रॉफिट होता था तो उसको कैपिटल में जाके ऐड कर देते थे, याद है, कैपिटल में जाके ऐड करते थे। प्रोप्राइटर के प्रॉफिट को हम लोग कहाँ ऐड करते थे, कैपिटल में जाके प्रोप्राइटर के प्रॉफिट को ऐड करते थे। कंपनी बोलती है नहीं, हमारा कंपनी एक्ट ऐसा करने से मना करता है आपको। कंपनी कहती है ऑनर के जो भी प्रॉफिट होंगे वो प्रॉफिट कौन से हेड सब हेड में आएंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस। किस में आएंगे बेटा, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो शेयर होल्डर फंड में पहला क्या आता है, शेयर कैपिटल, दूसरा आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, तीसरा आता है बेटा मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। हालांकि ये अपने मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट अपने 12th में नहीं है, लेकिन एक सब हेड है, याद कर लो। याद करो बेटा मैंने आपको P&L में पढ़ाए थे दो हेड, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हेड। यहाँ पर कंपनी बोलती है बैलेंस शीट के भी हेड है, बैलेंस शीट के भी हेड है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अलग अलग हेड है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अलग हेड है और एसेट के अलग हेड है। अब इक्विटी के कितने हेड है, इक्विटी के कितने हेड है, दो हेड है। पहला हेड कौन सा है डियर, शेयर होल्डर फंड, पहला हेड कौन सा है, शेयर होल्डर फंड, और दूसरा हेड क्या है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। मैडम ये क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, बच्चा कुछ नहीं होता। ये शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, ऑनर कंपनी में जब भी पैसा लगाते हैं तो उन लोगों को शेयर अलॉट किए जाते हैं, जिसे हमने कहा कि क्या कहते हैं बेटा, शेयर कैपिटल कहते हैं। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट 31 मार्च तक लोग अप्लाई करते हैं कंपनी को कि हमें आपके शेयर खरीदने, हमें आपकी कंपनी में ऑनर बनना है। तो
अप्लाई फ्री में नहीं करते, उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है जिसे हम कहते हैं एप्लीकेशन मनी। जिन लोगों ने 31 मार्च को शेयर्स के लिए, मेंबर बनने के लिए, ऑनर बनने के लिए अप्लाई किया है, लेकिन अभी तक हमने शेयर अलॉट नहीं किए टिल द ड्राफ्ट, टिल 31 मार्च, इट मीन्स टिल द डेट ऑफ बैलेंस शीट, तो वहां उसको हम शेयर कैपिटल में नहीं लेके जा सकते। उसको हम कहाँ लेके जाएंगे? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। गॉट इट? ठीक, तो ये चीजें हैं बेटा। बैलेंस शीट कितने पार्ट थे? 2 पार्ट। पहला पार्ट क्या था? शेयर होल्डर फंड। दूसरा पार्ट क्या था? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। और शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है डियर? ऑनर पैसा जो लगाता है उसे हमने क्या कहा? शेयर कैपिटल। ऑनर्स के प्रॉफिट जो कंपनी मेंबर्स के लिए, ऑनर के लिए प्रॉफिट कमाती है, उसको हम कौन से हेड में डालेंगे? रिजर्व एंड सरप्लस। फिर आता है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। फिर दूसरा हेड क्या था हमारा बेटा? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब मैं चलते हैं बेटा लाइबिलिटी के 2 पार्ट। लाइबिलिटियां डियर 2 तरीके की होती है, एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी और एक होती है बेटा करंट लाइबिलिटी। एक होती है आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी और एक होती है हमारी कौन सी लाइबिलिटी होती है बेटा? करंट लाइबिलिटी। ये क्या होता है मैडम? नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी कुछ नहीं, सुनो। नॉन करंट लाइबिलिटी मीन्स द लाइबिलिटी विच आर नॉट अ करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी होती है जो कि करंट लाइबिलिटी नहीं है, सही है, ठीक। अब करंट लाइबिलिटी मीन्स द लाइबिलिटी विच आर नॉट अ करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। अब वो बोलता है करंट लाइबिलिटी वो है जो नॉन करंट नहीं है, और नॉन करंट बोलता है नॉन करंट वो है जो करंट नहीं है। कहीं तो क्लासिफिकेशन चाहिए ना कि भाई एक चीज बता दो तो लॉ एक चीज बता दे तो दूसरी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल बेटा, लॉ ने कहा कि करंट लाइबिलिटी का मतलब होता है विच आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल, विच आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल विद इन 12 मंथ। वर्ड बोल रहा है, लॉ बोल रहा है, या तो उसका सेटलमेंट 12 महीनों के अंदर हो जाए, 12 महीनों के अंदर हो जाए आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। ये रिपोर्टिंग डेट का मतलब क्या होता है बेटा? कुछ नहीं है रिपोर्टिंग डेट का मतलब, जिस दिन आपकी बैलेंस शीट बनेगी उसको कहते हैं रिपोर्टिंग डेट। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी बैलेंस शीट 31 मार्च 20 को बन रही है, तो 31 मार्च 20 से लेकर अगर मेरा सेटलमेंट, रियल सेटलमेंट नहीं बेटा, यहां देखेंगे एक्सपेक्टेड, यहां देखेंगे हम एक्सपेक्टेड। अगर आपका ये पेमेंट विद इन द 12 मंथ हो रहा है तो आपकी लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी है, अदरवाइज आपकी लाइबिलिटी कौन सी लाइबिलिटी है? नॉन करंट लाइबिलिटी है। इट मीन्स मेरे फॉर एग्जाम्पल मैंने गुड्स खरीदे उधार पे, गुड्स खरीदे उधार पे, अब मुझे उसने 90 डेज का क्रेडिट पीरियड देके रखा है, तो मेरा सेटलमेंट 90 डेज में होगा। तो 90 डेज हुआ तो बेटा क्या होगी मेरी? कौन सी लाइबिलिटी होगी? करंट लाइबिलिटी। गुड। अगर मैंने बैंक से लोन लिया 3 साल के लिए, तो बेटा ये 3 साल क्या 12 मंथ को डिनोट कर रहा है? बिल्कुल नहीं। तो ये मेरी कौन सी लाइबिलिटी हुई? नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी मीन्स द लाइबिलिटी विच आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन 12 मंथ्स। लेकिन यहां उन्होंने करंट लाइबिलिटी की डेफिनेशन को खत्म नहीं किया, उन्होंने कहा या तो ऐसी लाइबिलिटी जिसका एक्सपेक्टेड सेटलमेंट 12 महीनों के अंदर हो जाए, या कंपनी के ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के दौरान हो, कंपनी के ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के दौरान हो। अब क्या होता है बेटा कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड? ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का मतलब होता है ट्रेंड। एक ट्रेंड में जो आपका गुड्स की ट्रेडिंग चलती है, जो आपकी क्या करती है डियर? ट्रेडिंग चलती है। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मेरे सिलेबस में 12th है, 12th आपके मेरा एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या है? 12th सिलेबस कब तक खत्म होगा? सितंबर में खत्म हो जाएगा। 30 सितंबर हमारी लास्ट टारगेट डेट रहती है 12th कंप्लीट करने। लेकिन 30 सितंबर के बाद हम आपको छोड़ेंगे नहीं ना, हम आपको कब तक नहीं छोड़ेंगे? जब तक आपके एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाते। तो डियर मेरा 12th का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या है? 12 मंथ्स। 12 मंथ्स नहीं, सॉरी 13 मंथ्स, क्योंकि आप मार्च से स्टार्ट करते हो, आपके बोर्ड के एग्जाम होते हैं मार्च, यानी मार्च टू मार्च हमारा कितना चलता है? 13 मंथ्स। डियर मेरी क्लासेस सीए इंटर की चलती है। अब सीए इंटर का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितने मंथ्स का होता है? 9 मंथ्स। कितने मंथ्स का होगा? 9 मंथ्स। सीए फाउंडेशन का मेरा कितने मंथ का होता है? मेरे 6 मंथ का होता है। तो डियर ये कंपनी की अपनी एक्टिविटी, अपनी गुड्स की जो ट्रेडिंग करती है उनके हिसाब से ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड होता है। Any liability, if any one condition satisfied, then liability is in current liability. Otherwise, it is the non-current liability. Any one condition, कौन सी one condition?
वन कंडीशन बहुत सिंपल है, या तो विद इन द 12 मंथ हो, या तो विद इन द 12 मंथ हो, या फिर क्या होना चाहिए, या तो विद इन द 12 मंथ होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड होना चाहिए, विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड होना चाहिए। इन दोनों में से एक कंडीशन कंप्लाई करोगे तो आपकी लायबिलिटी क्या बन जाएगी, क्या बनेगी, करंट, अदरवाइज क्या बनेगी, नॉन करंट। एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, एक्सपेक्टेड पेमेंट, यानी जिस दिन बैलेंस शीट बना रहे हो उस दिन सोचो कि ये हमें पेमेंट करना है, कि या नहीं है, एक्सपेक्टेड पेमेंट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूं, एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड है और ये हमारा क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल है, ठीक। एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड है और ये हमारा क्या है बेटा, ऑपरेटिंग। तो बेटा फॉर एग्जांपल लायबिलिटी है जिसका एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड है 15 महीने का और ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है बेटा कितने महीने का, 12 महीने का। मेरी लायबिलिटी करंट है कि नॉन करंट? हमने कहा दो शर्तें फुलफिल होनी चाहिए। पहली शर्त कौन सी फुलफिल होनी चाहिए, आइदर इट शुड बी पेड विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड और विद इन 12 मंथ। क्या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है? नहीं। पेमेंट पीरियड क्या है, 15 महीने? नहीं है। क्या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है? नहीं है। क्या विद इन द 12 मंथ है? वो भी नहीं है, वो भी नहीं है 15 महीने। तो डियर ये लायबिलिटी मेरी कौन सी लायबिलिटी बन जाएगी, नॉन करंट लायबिलिटी। दूसरा देखते हैं, मेरी लायबिलिटी है एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड है 14 महीने और मेरा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है कितने महीने का बेटा, 15 महीनों का। एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड कितना है बेटा, 14, ओके। एंड ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितना है हमारा, फॉर एग्जाम्पल मेरा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है 15 महीनों का। करंट है कि नॉन करंट है डियर? पेमेंट कितने मंथ में होगा, 12 मंथ के बाद। तो पहली कंडीशन तो कंप्लाई नहीं हो रही। क्या दूसरी कंडीशन हो रही है? बिल्कुल हो रही है। एक्सपेक्टेड पेमेंट 14 मंथ्स के अंदर है और हमारा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितना है, 15 मंथ्स है। तो डियर एक एनी वन कंडीशन कंप्लाई, आइदर इट शुड बी पेड विद इन 12 मंथ्स और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल। ये विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल है, बिल्कुल है। तो बेटा ये कौन सी लायबिलिटी बनेगी, मेरी करंट लायबिलिटी। तीसरे पे आते हैं, हमारी एक लायबिलिटी है, तीसरे पे आते हैं, हमारी एक लायबिलिटी है जिसका एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड, जिसका एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड कितना है बेटा, जिसका एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड है लेट्स से 13 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है डियर 11 मंथ। करंट है कि नॉन करंट? क्या विद इन द 12 मंथ पे हो रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल हो रहा है? ये लायबिलिटी हमारी कौन सी लायबिलिटी बन गई डियर, ये लायबिलिटी हमारी बन गई नॉन करंट लायबिलिटी। आ जाओ कुछ एग्जामिनेशन क्वेश्चंस पे चलते हैं अपन। ये देखो बेटा, स्टे क्वेश्चन नंबर 8। चिंता मत करो, मैं अपनी लिंक में अपना पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आप पीडीएफ नीचे लिंक में दिए गए कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे आपको पीडीएफ। Stay giving the reason whether the trade receivable as a classified as a current liability or non-current liability in the balance sheet of the company as per the schedule 3 of companies act in following cases। अब आप बताते जाओगे। केस 1 डियर, एक आपको आइडेंटिफाई करना है ये लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी है या नॉन करंट। टेस्टिंग करने का तरीका, अगर 12 महीनों के अंदर पे ऑफ हो जाती है तो करंट, 12 महीनों में पे नहीं होती लेकिन विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में पेमेंट होगी तो करंट। अगर विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल में भी पीरियड में भी पे ऑफ नहीं होगी, 12 महीनों में भी पे ऑफ नहीं होगी तो क्या हो जाएगी, नॉन करंट। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ बेटा मेरा एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड। केस 1 में मेरा एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड कितना है, 11 महीने। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, मुझे दूसरे पे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो बेटा कौन सी लाइबिलिटी बन गई है, करंट लाइबिलिटी। गुड। केस 2 में भी करंट लाइबिलिटी, रीजन बिहाइंड, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। पहली कंडीशन क्या है, 12 मंथ विद इन 12 मंथ पे ऑफ होगी तो बेटा करंट लाइबिलिटी। चलो केस 3 आते हैं डियर, या तो विद इन 12 मंथ फुल पेमेंट होना चाहिए, एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड विद इन 12 मंथ होना चाहिए, जो कि नहीं है। दूसरा देखें, क्या वो विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में कवर हो रही है, विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है 10 मंथ्स। इट मीन्स ना ये विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में पे ऑफ हो रही है, ना ये विद इन द 12 मंथ में पे ऑफ हो रही है। तो बेटा ये क्या बन गई, 'नॉन करंट लायबिलिटी'। आते हैं डियर केस नंबर 4। केस 4 में मेरा एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड है 12 मंथ विद इन 12 मंथ पे ऑफ हो रही है, 12 महीने। तो बेटा ये क्या बन गई, 'नॉन करंट लायबिलिटी'। 12 महीने तो पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, मुझे दूसरे पे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो बेटा ये कौन सी लाइबिलिटी बनेगी,
केस नंबर 4 में बोल रहा है एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड 13 मंथ है, यानी 12 मंथ में तो पे ऑफ नहीं हो रही, पहली कंडीशन कंप्लाई नहीं करी। देखिए सेकंड कंडीशन, क्या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड पे ऑफ हो रही है? बिल्कुल हाँ डियर, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है 14 मंथ्स और ये पे ऑफ कितने मंथ्स में हो रही है? 13 मंथ। क्या 13 मंथ्स और 14 मंथ्स में कवर होता है? बिल्कुल हाँ। तो बेटा ये क्या बन जाएगी मेरी करंट लाइबिलिटी। केस नंबर 5, विद इन द 12 मंथ पे ऑफ हो रही है? बिल्कुल नहीं। क्या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल जा रही है? नहीं, ऑपरेटिंग साइकिल है 15 महीने और पेमेंट कितने महीनों में कर रहा है? 16 मंथ। तो बेटा ये क्या हो जाएगी आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी। कंसेप्ट समझ आ रहा है? तो डियर लाइबिलिटी के कितने हेड, जल्दी बताओ लाइबिलिटी के कितने हेड? पहले तो बैलेंस शीट के पार्ट, हेड नहीं, पहले बैलेंस शीट के पार्ट। बैलेंस शीट किससे बनी है? इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड देखो तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड के हमारे 4 हेड हैं, 4 हेड है। पहला कौन सा है डियर? शेयर होल्डर फंड। दूसरा कौन सा है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा है कौन सा? नॉन करंट लाइबिलिटी। और चौथा कौन सा है बेटा? करंट लाइबिलिटी। फोर्थ कौन सा है डियर? करंट लाइबिलिटी। ठीक, अब चलते हैं आगे। आज करंट लाइबिलिटी में डियर ये याद रखो, ए बी सी डी, जो भी ए बी सी डी है वो है सब हेड। वो क्या है? सब हेड। जैसे रेवेन्यू के सब हेड कौन से थे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, वैसे ही इनके सब हेड हैं ए बी सी डी। हेड लाइबिलिटी, पूरी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड के हेड कितने हैं? 4। पहला शेयर होल्डर फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करंट लाइबिलिटी और चौथा करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में बेटा क्या क्या आता है? नॉन करंट लाइबिलिटी में सबसे पहले आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। कंपनियां अगर बैंकों से, डिबेंचर से, बॉन्ड से मोर देन 1 ईयर के लिए लोन लेती है, एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड मोर देन 1 ईयर आता है, तो डियर वो कौन से सब हेड में जाता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कौन से सब हेड में जाता है बेटा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। उसके बाद आता है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। फिर मैं बोल रही हूँ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी अपने सिलेबस में डियर नहीं है, वो हम पढ़ते हैं सीए इंटर लेवल पे, वो अपन कवर करेंगे बाद में। सिर्फ ये सब हेड का याद करने का तरीका है। तो नॉन करंट लाइबिलिटी का पहला सब हेड हमारा कौन सा है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। दूसरा है बेटा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तीसरा है अदर नॉन करंट लाइबिलिटियां। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अलावा कोई लाइबिलिटियां हो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और अपना लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अलावा कोई भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी विच आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड बियॉन्ड 12 मंथ्स, क्या कहा जाएगी? अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज में। उसके बाद आता है बेटा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। क्या होते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस? प्रोविजंस मतलब फ्यूचर रिस्क को कवर करने के लिए कंपनी आज से प्रूडेंस कंसेप्ट के बेस पे प्रोविजन बनाती है। अगर कंपनी ऐसे कोई प्रोविजन बनाती है जो लंबे टाइम के लिए होते हैं, जो किसके लिए होते हैं? लंबे टाइम के लिए होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। जैसे कंपनी अपने एम्प्लॉयज के प्रोविडेंट फंड बनाती है, तो ये किस में जाएगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लिव इन कैशमेंट के लिए प्रोविजन बनाती है, वारंटी के लिए लंबे समय के लिए प्रोविजन बनाए जाते हैं, तो बेटा ये सब कहाँ जाएगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इसके बाद आते हैं बेटा हम किस पर? करंट लाइबिलिटी पर। इसके बाद आते हैं हम बेटा किस पर? करंट लाइबिलिटी विच आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन 12 मंथ्स और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। इसमें पहला बेटा सब हेड है, पहला सब हेड है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अगर कंपनी ने 1 साल के लिए लोन लिया है या कंपनी का जो भी लोन लिया गया है उसका एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड अब अगर 1 साल बचा है, तो कंपनी के लिए बेटा वो कहाँ जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। कहाँ जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। उसके बाद आता है डियर ट्रेड पेबल। क्या आता है? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में क्या आता है? कंपनी जब भी गुड्स खरीदती है, क्रेडिटर को क्रेडिट पीरियड जनरली 90 डेज से ज्यादा का नहीं देती। 90 डेज इट मींस एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड नॉट मोर देन 12 मंथ है, तो बेटा वो कहाँ जाएगा? ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल में क्या क्या आता है? क्रेडिटर्स आते हैं और हमारा क्या आता है? बिल्स पेबल आता है। क्रेडिटर्स एंड बेटा क्या आता है? बिल्स पेबल आता है। फिर आता है अदर करंट लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, आउटस्टैंडिंग कमीशन हो गया, ये सारे आइटम्स कहाँ आते हैं? अदर लाइबिलिटीज। कहाँ आते हैं? अदर करंट लाइबिलिटी। इसके बाद आता है बेटा शॉर्ट
टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कहाँ जाता है? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस बोला गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में ऐसे प्रोविजन जो एक्सपेक्टेड है 12 महीनों में सेटल हो जाएंगे। इनकम टैक्स प्रोविजन एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। इनकम टैक्स का सेटलमेंट 30 सितंबर तक हो जाता है। हमारी बैलेंस शीट की डेट है 31 मार्च और सितंबर में उसका सेटलमेंट हो जाता है। तो 31 मार्च से लेके 30 सितंबर ये हमारा ड्यूरेशन 6 महीने का है। इट मीन्स नॉट मोर देन 12 मंथ। तो बेटा ये हमारी कौन सी बनेगी? करंट लाइबिलिटी। कितने? 4। शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। इसके अंदर जो चीजें आएंगी ABCD में लिखी जाएंगी। ठीक, समझ आया? ये तो था बेटा याद करने का सबसे इजी तरीका। ये टेबल जरूर प्रिंट आउट निकाल लेना और अपने रूम में चिपका देना। अपने रूम में अगर स्टिक कर दोगे ना, 2 दिन देखोगे अपने आप तुम्हें चीजें याद हो जाएंगी। अब मैं आती हूँ फॉर्मल बैलेंस शीट में। देखो बैलेंस शीट कैसे बनती है। आज हम बेटा सिर्फ लाइबिलिटी का पार्ट करेंगे। लाइबिलिटी के पार्ट में भी हमने आज पढ़ेंगे हेड और सब हेड। आइटम्स हम पढ़ेंगे कब? कल। आइटम्स हम कल पढ़ेंगे। समझ आ रहा है बेटा? आ जाओ। आज हॉरिजॉन्टल बनेगी कि वर्टिकल? वर्टिकल। याद है ना P&L का फॉर्मेट? P&L में हमने पढ़ा था पर्टिकुलर, नोट्स टू अकाउंट्स, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। पहला इक्विटी एंड लाइबिलिटी, बैलेंस शीट का वन साइडेड इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी के बेटा 2 पार्ट कौन कौन से थे? गुड, शेयर होल्डर फंड। दूसरा क्या था? शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। देखो जो रेड में है वो क्या है? हमारा हेड। शेयर होल्डर फंड में बेटा सब हेड क्या आते थे? 3 याद करो। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। उसके बाद दूसरा हेड क्या था? शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। इसके सब हेड मैडम नहीं थे। गुड। उसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा? नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी का सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लोन लेने को क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड बेटा क्या था? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। उसके बाद हमने हेड पढ़ा था बेटा कौन सा? करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में मैंने क्या पढ़ाया था आपको बताओ? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म अदर करंट लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। बेटा ये हुआ आपका बैलेंस शीट का कौन सा? टोटल। ये हुआ बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड का डियर क्या हो गया बेटा? टोटल। अब इसके बाद हम लिखेंगे यहां पर एसेट्स। लेकिन आज हम सिर्फ कवर करेंगे सिर्फ मात्र लाइबिलिटी। कितने हेड जल्दी बताओ? 4। शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। ठीक, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, देन नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। फिर हमने पढ़ा करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में क्या क्या पढ़ेंगे हम बेटा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो डियर याद रखो यहाँ पे बैलेंस शीट में क्या क्या लिखे जाएंगे? हेड और सब हेड। कितने हेड? 4। 4 के ABCD ये क्या है? हमारे सब हेड। अब इसके अंदर जो जो चीजें आती हैं जैसे ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल में क्या क्या आता है? क्रेडिटर्स भी आते हैं, बिल्स पेबल भी आते हैं बेटा। उसे हम क्या कहते हैं? आइटम्स। याद करो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था आइटम्स कहाँ लिखे जाते हैं। आइटम्स लिखे जाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। आइटम कहाँ लिखे जाते हैं बेटा? नोट्स टू अकाउंट्स में। तो अगले वीडियो में हम इसके अब लाइबिलिटी के आज हमने हेड और सब हेड कवर किए हैं। अगले में हम आपके क्या क्या कवर करेंगे? आइटम्स। क्या कवर करेंगे बेटा? आइटम्स और एसेट का पार्ट। ठीक, तो बेटा आज हमने सीखा बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड का हेड और सब हेड। मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगी, हाफ एन आवर दो। हम लोग रोज लगे हुए हैं, घर पे लगे हुए हैं। हम चाहे तो खुद मस्ती नहीं कर सकते, हम इंजॉयमेंट नहीं कर सकते, लेकिन बेटा हम आपके लिए हैं, हम आपके साथ हैं। आप रोज 12th का हाफ एन आवर दो, देखो आपका कैसे अच्छे से अच्छा स्कोर बनेगा। ठीक, और मेरे चैनल को दीपशिका कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल को जितना ज्यादा सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, लाइक करो। ठीक, चलो ओके बेटा, बाय।